Welcome to Vaji's Realm. अब इसकी ज़रा इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास। SCM helps organization reduce operational costs, improve delivery performance, manage risk and respond quickly to market changes. A well-managed supply chain enhances collaboration among stakeholders. अब क्या हो रहा है कि अगर आपके पास जो MIS है, आज के दौर की हम दौर हाजिर की बात करेंगे तो MIS जो है सप्लाई चेन का MIS यही सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। और आप के इलेक्ट्रिक के लिए 118 पे फ़ोन करते हैं, लाइट गई हुई है, तो फ़ोन करने के ऊपर जो लोग बाहर बैठे हुए होते हैं वो आईबेक्स के अंदर ऑफिस में होते हैं, ठीक है। तो वो आईबेक्स के ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, यानी आउटसोर्स हुआ हुआ है उनका जो कंप्लेंट डिपार्टमेंट है। अब यही कंप्लेंट डिपार्टमेंट आउटसोर्स अगर उन्होंने नहीं किया हुआ होता तो क्या होता कि उनको एक जगह लेनी पड़ती, वहाँ पे PCs रखने पड़ते, वहाँ पे एक कॉल सेंटर बनाना पड़ता और एक अनड्यू स्ट्रेस हर वक्त वो लेते रहते। अब उनके पास क्या है कि वो ऐसे ही है कि जैसे कि अगर मैं किसी शख्स की कोई कंप्लेन फाइल करना चाहूँ फ्रॉम द इंटरनेट और वो आपके पास आएगा कि यार ये सुई गैस की कंप्लेन कर दो, कि इलेक्ट्रिक की कंप्लेन कर दो, तो आप एक ऐप ओपन करो और ऐप से जो है वो आपने उसका मीटर नंबर डाला, कंज्यूमर नंबर डाला और उसकी कंप्लेंट डाल दी, दैट्स इट। ये काम कंपनी क्यों जो है वो बेयर करे उसकी कॉस्ट। तो लोगों ने सोचा, जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने कहा कि एक काम ये करते हैं, सामने वाला जो ऑफिस लेके बैठा हुआ है उस ऑफिस के अंदर हम क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं चीज़ें। जी सर। हाँ अच्छा, तो हम कहाँ थे, कहाँ बात कर रहे थे? आउटसोर्स करने की बात कर रहे थे कि जो है वो जब ये कॉल सेंटर जो है वो आउटसोर्स कर दिया जाता है तो उससे फ़ायदा उनको क्या हो रहा है कि भाई उनके पास जगह लेने की उनकी कॉस्ट बच गई, लोगों की हायरिंग कॉस्ट बच गई। अच्छा, अब क्या होता है जब कंपनी का नाम देखते हो ना, यार मैं के इलेक्ट्रिक में जा रहा हूँ, के इलेक्ट्रिक का अपना पे स्केल जो है वो 70,000 से कम नहीं है, मतलब पियोन को भी 70,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। तो के इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है कि यार कॉल सेंटर एजेंट को तो 1.5 लाख रुपए नहीं देगा, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारी रेपुटेशन भी ख़राब ना हो, हम इसको आउटसोर्स कर देते हैं ऑपरेशन को, और कॉस्ट इफेक्टिवली हमारे पास बंदे हायर होंगे 25 से 30 हज़ार रुपये के ऊपर, और हम लोगों को जो पैसे दे रहे हैं, ठीक है, वो 35,000 रुपये देंगे पर बंदा, ठीक है, यानी सैलरी आपकी हो गई। अब वो जो तोड़ रहे होते हैं ना आपको, वो तोड़ रहे होते हैं अपना कमीशन बचाने के लिए, उनको हम जो है वो फोरकास्ट करते हैं कि यार 35,000 रुपये के ऊपर आपने एक बंदा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है, आपने हायर करना है। यानी अब क्या हुआ कि अगर के इलेक्ट्रिक खुद हायर करता तो 70,000 एटलीस्ट देता बंदे को, जगह अलग लेता, बंदे को 70,000 अलग देता, ठीक है। और अब 70,000 में 2 बंदे और जगह की कॉस्ट बच गई, ठीक है, ना PC उनका, ना स्पेस उनकी, कोई चीज़ उनकी नहीं है, ठीक है, सिर्फ क्या है LMS उनका है, यानी जो उनका मैनेजमेंट सिस्टम है MIS वो यूज़ हो रहा है। और वो वहाँ पर हर सिस्टम के अंदर उनका एक नेटवर्क इंजीनियर वहाँ आता है, सर्वे करता है, अगर कोई कंप्लायंस इश्यूज़ होते हैं तो वो वहाँ पे उनको बता दिया जाता है कि भाई ये बंदा जो है वो उसकी यहाँ पे ड्यूटी हमने लगाई हुई है अपने IT स्पेशलिस्ट की, ये हमारा अगर MIS में कोई इशू आएगा तो ये देखेगा। तो अब क्या हुआ कि एक बंदे को रख के उन्होंने 100 बंदे रख लिए, यानी अगर आपके पास जो है वो 100 कॉल सेंटर एजेंट्स हैं, 100 बंदों के पैसे बचा लिए, ठीक है। यानी उनके पास जो है वो जो अगर वो खुद पैसे देते तो 50 बंदे हायर करते, और अब जो है वो 100 बंदे हो चुके हैं उनकी वजह से, और उनकी जो वर्क फ्लीट है वो बढ़ गई है। के इलेक्ट्रिक डजेंट ओन दोस एम्प्लॉइज़, सबसे बड़ा ये उनको फ़ायदा है कि जब वो कुछ भी करे, उनका हेल्थ का उन्हें कोई करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई जो है वो जो अदर बेनिफिट्स होते हैं, अदर फ्रिंज बेनिफिट्स वो नहीं देंगे, सिर्फ उनको सैलरी मिलेगी। के इलेक्ट्रिक का LMS यूज़ कर रहे हैं, सिमिलरली HBL, UBL, बैंक हलबीब, जितने भी बैंक्स हैं
ये तमाम के तमाम इसी तरह से काम कर रहे हैं, मीज़ान इंक्लूडिंग मीज़ान। तो ये सारे बैंक्स कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस पे जा रहे हैं, ठीक है। और ये सप्लाई चेन की ब्यूटिफिकेशन भी है। और अगर हम एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से सोचें तो हम कहें यार हमारे साथ ज़्यादती हुई, ठीक है। तो क्या है कि ये लोग जो हैं वो इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए क्या कर रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस की तरफ आ रहे हैं। इसीलिए सबसे बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, सब बंदों को बिठाओ घर पर, ऑफिस ख़त्म करो, ठीक है, वर्चुअल ऑफिसेस बनाओ और उसके ऊपर आ जाओ। सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन ये होता है। इंटरनेट भी वो बंदा अपना ही यूज़ करेगा, लैपटॉप भी अपना ही यूज़ करेगा, ठीक है, हर चीज़ वो अपनी यूज़ करेगा। और उसके बाद जो है वो सिर्फ आपका काम करके देगा। आपका एक सिस्टम होगा, आपने उसको एक आईडी बना के दे देनी होगी कि आपने यार इससे किस सिस्टम का एक्सेस करना है, अदरवाइज़ आपको कुछ भी नहीं करना। तो आप दुनिया में कहीं भी बैठे वो घूमते रहो, आप उससे खुश रहोगे। वर्किंग टाइम आपका जो 8 घंटे था उसको उन्होंने 24 घंटे कर दिया, आपको पता भी नहीं लगा, ठीक है। अब एनी टाइम वो आपको फ़ोन करेंगे, आपसे कहेंगे यार ये काम है, ये करो। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैं फ़लाँ जगह पे बिज़ी हूँ, कहेंगे आप तो हमसे जो है वो एक मुआहदे में हो, कॉन्ट्रैक्ट में हो, तो आपको करना पड़ता है, ठीक है। और जो वो पैसे ऑफिस के अंदर वहाँ लगा रहे थे, वहाँ से 5-10 हज़ार रुपये आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगा के दे देते हैं, आप भी खुश, हो भी खुश, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों से जो है वो जो इम्पोर्टेंस है सप्लाई चेन की वो हमें नज़र आती है कि कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस, रिस्क फ्री एनवायरनमेंट, किस तरह से रिस्क से कैसे बच रहे हैं। अभी आप देखें गुल प्लाजा में आग लग गई, ठीक है, वहाँ पे जो लोग फिज़िकली मौजूद थे, रिस्क था उनका कि कभी भी इस तरह की कोई भी हादसाती चीज़ हो सकती थी उनके साथ, ठीक है। भले आग नहीं लगती, कोई और हादसा हो जाता, क्योंकि आप वर्किंग प्लेस पे होते हो तो आपके साथ प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, ख़ास तौर से इस तरह से जब लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो वहाँ पर जो है वो ये सारी चीज़ें थी। अब लोग अपनी जानों से भी गए, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी जो बंदा जो है वो अमेज़ॉन पे, शॉपिफाई के ऊपर काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, घर में बैठा हुआ है, जहाँ भी बैठा है मोबाइल से यूज़ कर रहा है, अपनी चीज़ों को ड्रॉप शिप कर रहा है। और सिर्फ जो है वो उसको क्या करना होता है, किसी कोरियर कंपनी को कुछ पैसे देता है वो, और एक एंटरप्रेन्योर बन जाता है और अपने हिसाब से जो है वो इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ऑन अ सिंगल क्लिक एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए कंट्रोल कर रहा होता है, जिसके अंदर ये 5 रोल्स हमने देखे, ठीक है। तो ये पावर ऑफ द इंटरनेट है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का फ़ायदा है हमारे पास कि हम कहीं भी दुनिया के कोने में बैठे हुए दुनिया के तमाम अच्छे दिमागों को हम एक साथ जमा कर सकते हैं और एक कोलैबोरेटिव मेजर्स के साथ, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस के साथ हम जो है वो एक आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास देखें रोल ऑफ SCM। मॉडर्न सप्लाई चेन यूटिलाइज टेक्नोलॉजी सच एज ERPs यानी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशंस, ब्लॉकचेन एंड डेटा एनालिटिक्स टू इम्प्रूव विजिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। अब इस चीज़ से क्या मुराद है कि हमारे पास ERP जो सॉफ्टवेयर्स हैं, फॉर इंस्टेंस SAP, ठीक है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए हमारे पास जो अटेंडेंस है, ठीक है, वो बायोमेट्रिक मेजर्स, रेटिना स्कैन, बहुत सारी चीज़ें वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, और सेंट्रलाइज नहीं होती, यानी सर्वर के हैक होने का मसला नहीं है। और इसमें हाइपर लेजर का कॉन्सेप्ट होता है, वंस रिटन कैन नॉट बी रिमूव। अकाउंट्स के अंदर एक चीज़ ये होती है कि अगर अकाउंट के लेजर के अंदर कोई चीज़ आ जाती है तो वो कभी मिटाई नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये हाइपर लेजर यूज़ होता है, इसमें रिकॉर्ड सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को अंदर ऐसी ट्रांजैक्शंस, जब भी कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगी तो जो भी ब्लॉकचेन नेटवर्क पे मौजूद होगा, ये कोई सा भी नेटवर्क हो सकता है, अभी ब्लॉकचेन के ऊपर हम अलग बात करेंगे, कोई भी नेटवर्क होता है ब्लॉकचेन का, उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ होगी कि जो इंडिविजुअल आपके पास जो है वो ब्लॉकचेन मेथडोलॉजीज़ हैं, उनके हिसाब से आपके पास जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होगी, सिंगल इंस्टेंस के ऊपर काम कर रही होगी। यानी आपके पास जो है वो अगर आप एक मरतबा कोई चीज़ लिखते हैं तो वो सबको पता लग जाएगा। अगर हम सारे लोग एक ब्लॉकचेन नेटवर्क पे मौजूद हैं, मैंने ट्रांजैक्शन करी, तो ये नहीं है कि बैंकिंग सर्वर को पता लगेगा, आप सबको पता लगेगा कि सर हैज़ मेड अ ट्रांजैक्शन,
ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो क्या होगी, रिकॉर्ड सबके पास चलेगी। अगर मैं इसके पास से रिकॉर्ड मिटा दूंगा, इसके पास से मिल जाएगा, इनके पास से मिल जाएगा, आगे से मिल जाएगा, यानी मेरी जो रिकॉर्ड है वो रह जाएगा। और डिजिटल फुटप्रिंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है, जो असल में इसको बनाया गया था करप्शन लेस सिस्टम्स के लिए। जो करप्शन की जाती है वो इससे कम हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसके दूसरे एंड से बढ़ भी सकती है, ठीक है। कि जब सारे लोग अगर आपस में बंडाबाद करके बैठ जाएं, ठीक है, और करप्शन करे जाओ, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशंस में होता है वाइट कॉलर करप्शन होती है, सब मिले हुए आपस में, सबसे ऊपर से नीचे तक सबका खाचा जा रहा है, ठीक है, कि ऐसी ट्रांजैक्शन होगी, आज हम अपनी मर्ज़ी से जो है फ़लाँ करेंसी को ऊपर कर देंगे, फ़लाँ करेंसी को लॉन्च कर देंगे, मार्केट ट्रेंड्स को अपनी मर्ज़ी से हिलाते जुलाते रहेंगे, ठीक है। जब देखेंगे लोगों के पास ये वाला कॉइन जो है वो ज़्यादा आ गया, उसको बिल्कुल डीवैल्यू कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, तो एक जुए वाली सिनेरियो जो है लोगों ने, तो दुनिया में रहते हुए हम जो है वो हर चीज़ का अच्छा बुरा दोनों पहलू देखते हैं, और हम देखते हैं कि अगर उसका जो बेनिफिट है वो ऊपर है तो इसलिए जो है वो उसको अलाउ कर दिया जाता है। और दुनिया के अंदर जो है वो जो क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट आया है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंसान को और दुनिया को जो है वो एक ऐसे दहाने के ऊपर लेके जा रहा है जिसके अंदर जो है वो आपके पास कुछ भी नहीं, ठीक है। यू हैव एवरीथिंग टू लूज बट फॉर योर सेल्फ, आप हर चीज़ खो सकते हैं उसके ज़रिए, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी, आप अमीर और गरीब हो जाते हैं आजकल, आपका बैंक अकाउंट जो है वो अचानक से अगर किसी ने हैक कर लिया, ये डिजिटल जोन के अंदर अगर हम चल रहे हैं, तो ये एक अलग टॉपिक निकल जाएगा। करेंसी को किसी और दिन हम डिस्कस कर सकते हैं। तो करेंसी के ऊपर जो है जो डिजिटल करेंसी है, इस तक पहुंचने से पहले पेपर करेंसी, और पेपर करेंसी बेसिकली क्यों इंट्रोड्यूस हुई थी, उसकी वजह ये थी कि ये एक स्लिप थी, एक रिसिप्ट थी आपके पास कि अगर आप स्टेट बैंक के पास जाएं और 5,000 का नोट दें या 10 रुपये का नोट दें तो उसकी इक्विवेलेंसी का गोल्ड वो आपको देगा। आज तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आज तो सोनार से भी आप 10 रुपये में गोल्ड मांगो तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास क्या है कि जब जनरेशन पास ऑन होती चली जाती है, लोग कॉन्सेप्ट को भूलते चले जाते हैं। तो ये उनको पता था कि ये बात भूल जाएंगे लोग, अगले 100 साल में लोग भूल जाएंगे कि हमारे बाप दादाओं ने क्या चीज़ करी थी, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और जनरली ऐसे ही होता है, ठीक है। अभी जैसे ग्लोबल जो है मार्केट की अगर हम सर्वे करें तो उसके अंदर लोगों को पता ही नहीं है करेंसी का कॉन्सेप्ट। जो बच्चे अभी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके वालिदैन के पास पैसा है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आग यानी पैसों को जो है वो झोंक रहे हैं उसके अंदर। उसकी वजह ये है कि उनको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है, उनको बस ये नज़र आ रहा है कि ये 2 का 200 हो जाएगा। इसीलिए जो है वो, हम तो हमारे ज़माने में बात होती है 2 से 4 कर रहे हैं, अब ये 200 तक हो जाएगा। तो बस ये दिमाग में होता है उनके, तो इसलिए ना वो हलाल देखते हैं, ना हराम देखते हैं, ना जो है वो कोई चीज़ देखते हैं, उसके हिसाब से जो है बस उसमें लग पड़ते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी काम करें एज अ मुस्लिम, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसका जो हलाल वाला पहलू है, ठीक है, और हराम वाला पहलू, ये दोनों लाजमी देखें, ठीक है। किसी भी फील्ड को ज्वाइन करते हुए, किसी भी काम को करते हुए, ख़ास तौर से जिससे आपकी जो है वो माशियात जुड़ी हुई हो, जिससे आपका जो है वो घर चल रहा हो, जो अर्निंग हो आपकी, ख़ास तौर से उन चीज़ों के ऊपर तो लाजमी आपने चेक एंड बैलेंस रखना है, असेसमेंट रखनी है कि किस तरीके से जो है वो ये काम हो सकता है। अच्छा, चैलेंजेस क्या हैं? मेजर चैलेंजेस इंक्लूड डिमांड अनसर्टेनिटी। हमें पता नहीं होता कि अचानक से किसी चीज़ की डिमांड कितनी बढ़ जाएगी, तो हम फोरकास्ट करते हैं बेसिकली, और फोरकास्टिंग कैन बी राइट और कैन बी रॉन्ग, दोनों चीज़ें हैं। तो ये चैलेंजेस हैं हमारे कि हम अनसर्टेनिटी से हमें डील करना पड़ता है, डिमांड अनसर्टेनिटी से। फिर ग्लोबल डिसरप्शंस, यानी एक चीज़ वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, इजराइल फ़लस्तीन के ऊपर हमला कर रहा है, यूक्रेन वॉर शुरू हो गई, अफ़गानिस्तान के अंदर इश्यूज़ हो गए, आपकी जो है ट्रेड बंद हो गई, ठीक है, उसकी वजह से ग्लोबल डिसरप्शन से प्रॉब्लम होता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है काफ़ी हाई होती है इसकी, क्योंकि आप एक साथ बहुत सारा माल मंगवा रहे होते हो, ठीक है। फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन
अमंग पार्टनर्स एंड सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेशन है, जो आपके दरमियान जो आपस में लोग बात कर रहे हैं आले हैं, उनकी एक दूसरे से नहीं बनती। फॉर इंस्टेंस कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वाले की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन वाले से नहीं बनती। अब वो लोग आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। रात में 3 बजे जो है मालिक जो है कंपनी का, उसके पास जो है फ़ोन आ रहा है कि मैं जो आपके गोडाउन के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पे जो है मुझे वो अंदर नहीं जाने दे रहा। अब मालिक का तो माल करोड़ों का खड़ा हुआ है सामने, वो उसको अंदर गोडाउन में नहीं जाने दे रहा। क्यों? क्योंकि उसकी फलां बंदे से नहीं बनती। फिर वो उधर रात में 2 बजे सबको फ़ोन घुमाना शुरू करेगा मालिक, या वो खुद पहुँच के अंदर 2-3 उसको अच्छे अलकाब के साथ जो है माल रखवाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो चैलेंजेस के अंदर हमारे पास आती हैं, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी जो है वो उसके अंदर कंसर्न हमें आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। सस्टेनेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट किस तरह से होती है? सस्टेनेबिलिटी इन SCM फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी आपके पास सोसाइटी के साथ आप कुछ गलत ना कर रहे, एनवायरनमेंट के साथ कुछ गलत ना हो रहा हो, डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम मज़ीद इंक्रीज़ ना हो, डिक्रीज़ हो जाए, ये बेहतर होता है। एथिकल सोर्सिंग, यानी स्मगलिंग ना हो रही हो, अनफेयर मीन्स के ज़रिए आप सामान ना उठा रहे हों। ठीक है। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय मेंटेनिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, यानी माशी अपनी सूरत हाल को बढ़ाना ही सिर्फ मेन मकसद नहीं है, वो बढ़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ एथिकली आपने चीज़ों को देखना है। अभी जैसे गुल प्लाजा में आग लगी है, मेंटेनेंस के नाम पे 60 लाख रुपए मांगा जाते थे वहाँ, और लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, लैक ऑफ सिविक सेंस, ये पूरी कहानी उसके ऊपर मबनी। हुकूमत को ऊपर आप हर चीज़ का ब्लेम नहीं डाल सकते। आज से चंद अरसे पहले आपको पता है अर्शी शॉपिंग मॉल में आग लगी थी। ठीक है, हमने वहाँ से भी नहीं सीखा। उससे पहले टिम्बर मार्केट में आग लगी थी, हमने वहाँ से भी नहीं सीखा। ये हुकूमत नहीं सीखेगी भाई, ये जो आग इतनी बढ़ती है। अब मैं आपको उसका सिनेरियो बताता हूँ कि हुआ क्या होगा वहाँ, जो मेरा अपना परसेप्शन है। हुआ ये होगा क्योंकि हम अपने मुल्क के सेठिया निज़ाम को जानते हैं। अगर आप एक जगह पे मौजूद हैं, एक मॉल में मौजूद हैं, और ये काफ़ी बड़ा मॉल है और उसके एक कॉर्नर पे आग लगी है इनिशियली, तो आप एज अ विज़िटर सबसे पहले बाहर निकल जाओ और कोई मसला नहीं होगा। अगर वहाँ पे 2000 बंदा भी होगा तो 2 आवर्स आर मोर देन इनफ, जहाँ पे पूरी इवैक्यूएशन हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे बंदा मौजूद होता है। क्यों? बिकॉज वहाँ से एक फ़ोन मिलाता है एक शख्स अपने मालिक को कि मालिक आग लग गई है, लगती रहती है, टेंशन नहीं लो, आराम से देखो, सामान को इधर से ले जाके ऊपर वाले गोडाउन के अंदर जो है रख दो, फला जगह रख दो, नीचे आग लगी है ना इस फ्लोर पे, वहाँ से वहाँ ले जाओ। वो बंदा वहाँ रुक के मालिक से लॉयल था, मालिक शायद उसका घर चला आ रहा था। आज मालिक रोड पे आके कह रहा है मैं तो इनका घर नहीं चला सकता, ये मर गए, और उनके घर वालों को आप गवर्नमेंट जो है वो कंपनसेशन दे। तो होगा क्या उसके अंदर कि लोग जो हैं वो इस तरह से, मालिक ने उसको बोला कि कुछ नहीं हो रहा, वो चाय के होटल पे बैठा हुआ था या अपने घर में बैठा हुआ था, इतनी बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ियाँ लेके बड़े तहम्मुल से खड़े होके बाहर वो जो है भाषणबाजी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई इस चीज़ को ऊपर इस रुख से नहीं देखा कि जो यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर आप देखें कि आप फारिया मोबाइल मॉल में चले जाएँ, आप सरीना मोबाइल मॉल में चले जाएँ, यहाँ तक आपके तार आ रहे होते हैं कि आप सर नीचे जाए। KDA मार्केट में आप लोग जाते होंगे, वहाँ तार कैसे आ रहे होते हैं नीचे। तो ये तो हर छोटी मोटी बिल्डिंग की हमारी कहानी है। फ्लैट्स के अंदर भी ऐसे ही होता है, जहाँ पे हम लोग रह रहे होते हैं, अपार्टमेंट्स में हम जाते हैं, वहाँ ऐसे ही यूनियन वहाँ पे 2000 रुपये कभी ले रही होती है मेंटेनेंस के नाम पे। 600 फ्लैट्स हैं, कितने पैसे महीने के ले रही होती है, लेकिन कभी कंसील नहीं होती कोई चीज़, इस तरह से कोई चीज़ नहीं होती। तो लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस और सिविक सेंस नहीं है क्या है? क्या लोगों को पता नहीं है कि इस तरीके से जो है वो एक शख्स की गलती से जो है पूरे सबकी जो है वो जितनी भी जमा पूंजी है सब ख़त्म हो जाएगी, लोगों की जानें चली जाएंगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस,
चर्च की तरह उस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं होगा यार, जब होना होगा तो यार घर में बैठे बैठे मौत आ जाएगी, ये सब कह के हम सुख की नींद सो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं लकी वन मॉल को, ये भी हमारे ही शहर में बना हुआ है। कंसील्ड वायरिंग हमें नज़र आती है वहाँ पर, कहीं पे आपको कोई तार नज़र नहीं आएगा, पैसे वहाँ पे लग रहे हैं, बराबर में उसके अपार्टमेंट बने हुए हैं, उनके अंदर लाइफस्टाइल जो है वो आप जाके देख सकते हो कि एक अपार्टमेंट का रेंट पर 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए पैसे लगेंगे। लेकिन आप भी तो 60 लाख रुपए ले रहे थे मेंटेनेंस के नाम के ऊपर। अगर आप 10 लाख रुपए भी लगा रहे होते तो वहाँ पर ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती। वेयर बाय द फायर एक्सटिंग्विशर्स, लोगों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इतना बड़ा आपने 500 दुकानें रजिस्टर्ड की, आपने 1200 पे उसको ले गए और उससे ज़्यादा ही होंगी। और लोगों की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको आपने जो है वो नहीं देखना है। आपने एसी के ऊपर एसी लगा दिए हैं, तार के ऊपर तार लगाए हुए हैं, कुंडे जोड़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिक से आप लड़ते हो, भत्ते दे देते हो, कह चले जाओ यहाँ से निकल के, हम ताजर बरादरी हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम लोगों के ऑफिस में आग लगा देंगे। ये चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि भाई जो बेचारे जिनके साथ नुकसान हुआ, अल्लाह ताला उनके लिए हक में आसानियाँ करे। वो नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जिन लोगों के साथ ये नहीं हुआ है, आज भी वक्त है वो सीख लें। हमें ज़रूरत है अवेयरनेस की, हमें ज़रूरत है लीगल सेंसेस की। जो चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं उनको बेहतर किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह से हो रहा है। ठीक है, हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहेंगे। ठीक है, आपके घर में आग लग रही है, आप अपने आप को बचाओ। यहाँ पर हम अपना देख नहीं करते। ठीक है, तो जब आपके घर में आग लग रही है, आपकी वजह से दूसरे के घर में भी आग लग गई, आपने उस आग को बुझाया नहीं। तो जो सीसीटीवी फुटेज वहाँ से मिली है उसके अंदर एक शख्स शॉर्ट सर्किट के अंदर कपड़ा डाल रहा है। लैक ऑफ सिविक सेंस नज़र आ रही है। कोई उसके पास पता ही नहीं है, कोई तालीम व तरबियत उसकी हुई भी नहीं है कि हाउ टू डील विद सर्टेन इंसिडेंट्स। हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए क्या कर रही हैं, ऑन होल नुकसानदेह। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये किस तरह से काम कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं, क्यों काम कर रही हैं। ठीक है, चीज़ें बेहतरी की तरफ आ सकती हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो, और अगर नहीं चाहेंगे तो कभी बेहतर नहीं होंगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमारे लिए काफ़ी अलार्मिंग हो जाती हैं। अच्छा, सस्टेनेबल सप्लाई चेन की हमने बात कर ली है कि हमें उन तमाम जायज़ ज़रायों के ऊपर जाके अपनी जो ऑर्गेनाइजेशनल इकॉनमी है उसको, उसकी ग्रोथ के ऊपर काम करना है। और अगर हम जो है वो इफ़ेक्टिवली काम करेंगे तो हम दुनिया में और आखिरत में दोनों के अंदर जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के? इस फ्यूचर सप्लाई चेन्स विल एम्फसाइज डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेजिलिएंट नेटवर्क्स एंड ग्रीन लॉजिस्टिक्स प्रैक्टिसेस। यानी उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान, डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, हैज़ार्डस टू द एनवायरनमेंट ना हो, उन प्रैक्टिसेस को अप्लाई करना। दूसरा, जो हमारे नेटवर्क्स हैं उनकी कनेक्टिविटी ऐसी हो कि वो काफ़ी रेजिलिएंट हो, काफ़ी जो है वो पायदारी इसके अंदर मौजूद हो, ड्यूरेबिलिटी मौजूद हो। एआई का यूज़ हमें नज़र आएगा हर जगह पर। भले हम अपने कस्टमर जो हमने आउटसोर्स किया हुआ है उसको मज़ीद कम करने के लिए हम चैटबॉट्स बना देंगे, और बन चुके हैं, वेबसाइट्स पे मौजूद हैं, डिफरेंट पोर्टल्स पे मौजूद होते हैं हमारे पास चैटबॉट्स जो है, जो हमारे जो वेब वाला हिस्सा होता है उसका। अब एलएमएस के ऊपर भी आपके पास चैटबॉट्स मौजूद होते हैं जो एआई मेड होते हैं। इसी तरह से सिस्टम्स को हमें ऑटोमेट करना पड़ेगा लोगों का काम कम करने के लिए। तो ह्यूमन रिसोर्स को हम कॉस्ट इफेक्टिवली रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेट करने का मतलब ये नहीं है कि कोई सुपरवाइजरी रोल नहीं होगा। सुपरवाइज़ करने के लिए लाजमी बात है, ज़रूरी है कि जो
हमारे पास प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा हमारे पास। ठीक है, हर चीज़ को डिजिटलाइज करना पड़ेगा, हमें पेपर वर्क को ख़त्म करना पड़ेगा और इसी से ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और हमारे पास जो है वो ऐसी जो जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हमें एडहर करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि इनको एक्विजिट करें और अपनी प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजीज़ के अंदर भी उसको अप्लाई करें, ऑपरेशंस के अंदर भी, प्लानिंग के अंदर भी, हर चीज़ के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करें। तो कंक्लूड कर रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ अ स्ट्रेटेजिक फंक्शन दैट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। Companies that invest in integrated, technology-driven and sustainable supply chain are better positioned to achieve long-term growth and competitive। ठीक है, तो आपके पास वो कंपनीज जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एक की फीचर समझती हैं, अपनी ग्रोथ को अपनी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखती हैं, तो अगर वो उन फ्यूचर ट्रेंड्स के ऊपर अपने आप को उसके साथ जो है अलाइन करेंगे, उसके साथ जो है वो कोशिशें करेंगे कि हम जो है जो मॉडर्न डिजिटलाइजेशन टेक्निक्स हैं उनके ऊपर आ जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो मज़ीद कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस की तरफ हम पहुंच जाएंगे और हमारी जो कंपनीज़ हैं वो बहुत फ़ायदेमंद हो जाएंगी हमारे लिए। ठीक है, यानी स्टेक होल्डर्स के लिए और जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर उनके लिए भी काम करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें ऑटोमेट होंगी, तो हम ये नहीं कह सकते कि लोगों की नौकरियाँ ख़त्म होंगी, लोगों को सुपरवाइजरी रोल ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, आप ऑटोमेट करोगे और ऑटोमेट करने के बाद आपको ऑटोमेशन भी एक पर्टिकुलर हद तक होती है। ठीक है, उसके बाद कभी कभार मेल फंक्शन हो जाती है कोई चीज़, तो उस मेल फंक्शनिंग को कौन देखेगा। ठीक है, वो तो ह्यूमन ही इसको कंट्रोल कर सकता है, वो खुद से तो सेल्फ ड्रिवन अप्रोच तो उसकी है नहीं। ठीक है, तो सेल्फ ड्रिवन अप्रोच हो भी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, अपने आप को कट ऑफ कर देगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस एक कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट टूट गई, ठीक है, तो अब पूरा सामान नीचे आ रहा है, सब चीज़ें गिर रही हैं, उसको बंद कौन करेगा। ठीक है, ब्रेकर है वो, चलो उसके पास आपने कोई सेंसर लगा दिए, वो खुद उसको जो है वो बंद कर देगी। उसके बाद सारी चीज़ों को मैनुअली पिकअप तो आपको करना ही पड़ेगा, सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद री इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा नई स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर, तो इस टॉपिक को अब यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। कोई सवाल है इस टॉपिक के अंदर आप लोगों के पास? सबको क्लियर है सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है? ठीक है, और ये CS वालों का जो रोल है उसको मैंने आपको बताया कि इन तमाम चीज़ों को समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी था। अगर हम ये कहें कि यार हम तो सर जो है वो बिज़नेस के स्टूडेंट नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट नहीं हैं, हमें ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही हैं? वो इसलिए पढ़ाई जा रही हैं आपको क्योंकि अब हम अपनी मर्ज़ी से अपने आप को स्पेसिफिक नहीं कर सकते। अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो तो आप हर जगह हो। ठीक है, क्योंकि आपका रोल हर जगह है। आप मेडिकल में भी हो, ठीक है, आप मेडिकल हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाते हो, हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाते हो, रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हो, ठीक है, ग्लोबल मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाते हो, वेदर फोरकास्टिंग के, एनवायरनमेंट के, आर्कियोलॉजी के, हर डोमेन में मौजूद हो। तो आप अपने आप को जब इस फील्ड में आ चुके हो तो आप अपने आप को सिंगल आउट नहीं कर सकते। क्या हम दुनिया के अंदर आप हर फील्ड को आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आप एज अ प्रोफेशनल किसी चीज़ को आपने एक ऑप कर लिया इस डोमेन को, देन फिर आप ये कह सकते हैं कि मेरी स्पेशलाइज जो फील्ड है वो ये पर्टिकुलर डोमेन है, फिर आपसे उसके बारे में ही पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी एज अ स्टूडेंट आप अपने आप को ओपन टू ऑल रखो, हर चीज़ को आप समझें, और ये जेनरिक कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है सप्लाई चेन का, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्प्लीमेंटेबल है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा रिसर्च पेपर है। ठीक है, तो इससे जो है वो आपको उम्मीद करता हूँ काफ़ी सीखने को मिला होगा। Don't forget to subscribe, like and share. Press the bell icon so that you don't miss any update. Thanks for watching. Bye bye.